Hello friends, welcome to Hello Scholar. Today we will look into the current affair of 2nd August. Question 1 says that England beat which country to win Women's Euro Championship to 2022? इंग्लैंड किस कंट्री को डिफीट करता है? इंग्लैंड जर्मनी को डिफीट करता है टू विन वुमेन्स यूरो चैम्पियनशिप 2022। ओरिजिनली ये जो चैम्पियनशिप है 7 जुलाई से 1 अगस्त 2021 के बीच में होनी थी, बट ये 2022 में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के लिए ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इन दोनों में से सही स्टेटमेंट कौन सी है और गलत स्टेटमेंट कौन सी है? इट इज़ रिलीज्ड बाय नीति आयोग, इट कैप्चर्स द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। अब आप बताइए कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ वी विल लुक इनटू द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत सिंपल सा है कि ये जो इंडेक्स है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो आरबीआई रिलीज़ करती है। आरबीआई जो है वो कब आरबीआई ने रिसेंटली मार्च 2021 और 2022 की वो जो इंडेक्स डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है वो उसने रिलीज़ करी है। और इसमें ये क्या बताता है कि किस हद तक लोगों ने डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया एंड इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और बाकी जो रिपोर्ट्स आरबीआई जो है वो पब्लिश करता है वो कौन कौन सी हैं? मॉनेटरी रिपोर्ट पॉलिसी जो कि 6 मंथ्स में होती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, ये सारे रिपोर्ट्स जो है वो आरबीआई वो पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ईडी आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो अब ईडी के बारे में हम क्वेश्चंस देखते हैं। स्टेटमेंट बताइए कौन सी इसमें से सही है। द ईडी इज़ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स इन इंडिया। यानी ईडी जो है वो एक ऐसी एजेंसी है, एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि सारे के सारे इकोनॉमिक लॉज जो है वो एक कंट्री में एनफोर्स यानी इंडिया में एनफोर्स कराती है। और अगर कोई इकोनॉमिक क्राइम होता है तो उसके अगेंस्ट लड़ती है। यानी कुछ भी इकोनॉमिक स्फेयर में कहीं पे भी गड़बड़, घोटाला, लॉन्ड्रिंग, ये सारी चीज़ें, होर्डिंग, करेंसी खुद से प्रिंट करना या इलीगल प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ये सारी जो चीज़ें अगर ऐसा कुछ होता है तो वो ईडी उसके अगेंस्ट लड़ता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है या नहीं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नाउ वी विल लुक इनटू ईडी कब आता है। सम फैक्ट्स अबाउट एनफोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी। सो ईडी जो है वो 1 मई 1956 में इस्टेब्लिश की गई थी एज एनफोर्समेंट यूनिट। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आता है। वो क्या करता था पहले? एक्सचेंज एक्सचेंज कंट्रोल लॉज को देखता था कि जो फॉरेन एक्सचेंज मनी एक्सचेंज लॉज जो हैं वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके अंदर पैसा किस तरीके से प्रॉपरली हैंडल किया जा रहा है, लॉफुल तरीके से एक्सचेंज किया जा रहा है या नहीं, लीगली करा जा रहा है या नहीं। ईडी जो है, ईडी आता है, ईडी जो है वो एक एनफोर्समेंट एजेंसी के तौर पे आता है। एनफोर्समेंट मतलब उसका काम है कि लॉ एनफोर्स हो रहे हैं, लॉ प्रैक्टिस हो रहे हैं। एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंट एजेंसी, यानी कि कहीं पे भी कोई क्राइम होता है, इकोनॉमिक लॉज वायलेट होते हैं, इकोनॉमिक फील्ड में कोई क्राइम होता है तो वो ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके अगेंस्ट लड़े या उसको देखे कि किस मतलब कौन सा लॉ वायलेट हुआ है या कहीं पे इलीगल प्रैक्टिसेस इकोनॉमिक स्फेयर में हो रहे, तो वो ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको मैनेज करें। नेक्स्ट पॉइंट इज ईडी जो है वो दो मेन एक्ट है उसको एनफोर्समेंट जो है वो सबसे ज़्यादा देखता है। पहला फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, एक तो ये प्रॉपरली एनफोर्स होना चाहिए। दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, यानी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको पता चल जाएगा पढ़ते ही कि ये किस चीज़ के लिए ये लॉज बनाए गए हैं। तो ये दोनों लॉज जो प्रॉपरली एनफोर्स होने चाहिए, ये ईडी का काम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब इसके अंडर इसके लिए कौन सी इन तीनों में से कौन सी दो स्टेटमेंट करेक्ट है? द एक्ट गिव्स CBI power to summon, arrest and raid. Second, the burden of proof lies on the accused and not on the prosecution. Third, PMLA define offense of money laundering as whosoever directly or indirectly attempts to indulge or knowingly assist or knowingly is a part or is actually involved in any process or activity connected with the proceeding of crime and projecting it as untainted property shall be guilty of offense of money laundering. मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस उसको कहा जाएगा कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हो तो आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का वायलेशन करते हो and you are guilty of that offense. So we'll see option B is correct. 2 and 3 are correct. First statement is wrong. Now we will see why. First of all, जो the act gives CBI power, ये CBI को पावर नहीं मिलती है, ये पावर मिलती है ED को, ठीक है, ये पावर मिलती है ED को. नाउ वी विल सी जो PMLA एक्ट है ये कब आया था, ये क्यों आया था? क्योंकि इंटरनेशनल डील्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो वो लॉफुल तरीके से हो, लीगल तरीके से हो, इसलिए ये लॉ आया था. 2002 में ये लॉ बनता है और प्रैक्टिस में आता है ये 2005 में. PMLA के 3 मेन ऑब्जेक्टिव है. पहला ऑब्जेक्टिव है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए. कहीं पे अगर लॉन्डर्ड मनी है तो उसको कॉन्फिस्टिकेट किया जाए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय द ED. ठीक है, वो जो है ED वहाँ पे जाकर उसको कॉन्फिस्टिकेट करेगी और मनी लॉन्ड्रिंग से कोई भी इशू है तो उसको जो उससे डील करेगी ED. सेकंड जो है गवर्नमेंट को और ED को ये पावर देती है, ये लॉ जो है वो पावर देता है कि आप किसी को भी समन कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो और रेड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन नॉलेज कि आपको लगता है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या कुछ भी इलीगल प्रैक्टिस चल रही है. तो इलीगल प्रैक्टिस वो किस में? इकोनॉमिक स्फेयर में, कोई भी इकोनॉमिक क्राइम इकोनॉमिक स्फेयर में लॉ वायलेट किया जा रहा है तो. सेकेंड थिंग, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस ऑन टू द अक्यूज रादर दैन प्रोसिक्यूशन. ED ने अगर कोई इल्ज़ाम लगाया है किसी पर तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी होगी. ED इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है. सेक्शन 3 जो होता है PMLA का वो ये कहता है कि थर्ड पॉइंट जो था क्वेश्चन का वही है कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली नोइंगली अननोइंगली असिस्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं आप देन यू विल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच स्टेट लॉन्च्ड बाबू जगजीवन राम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ. ये जो है स्कीम कौन सी स्टेट ने ये कौन सी स्टेट में जो है वो लॉन्च करी है? ये साउथ में कर्नाटका ने लॉन्च करी है. ठीक है. अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन. चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ये स्कीम निकाली है कि अब ये स्कीम से क्या होगा, हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 यूथ को, 100 नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. और भी बहुत सारी स्कीम जो है वो केरला के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस करी हैं. वो हैं विवेका स्कीम, पुण्यकोटि स्कीम, विद्या निधि स्कीम, शस्त्री समर्थ योजना, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति संघ. ये कुछ स्कीम्स जो हैं वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च करी हैं या अनाउंस करी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है अल नज 4 कौन से दो कंट्री के बीच में होती है? इसका वर्ड जो है वो थोड़ा सा उर्दू पोर्शन जैसा है तो आप देख सकते हो. इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड ओमान. ये एक्सरसाइज इंडिया और ओमान के बीच में प्रैक्टिस की जाती है. ये कहाँ पे होगी? ये होगी राजस्थान में, बीकानेर. ये कौन सी फील्ड पे होगी? फॉरेन ट्रेडिंग नोड्स ऑफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज इन बीकानेर राजस्थान, जो कि होगी 13 अगस्त को. ख़त्म. ठीक है. 7th क्वेश्चन है मैक्स वर्स्टैपिन
who won F1 Hungarian Grand Prix 2022 belong to which country? वो कहाँ से belong करते थे? वो belong करते थे नीदरलैंड से। अब हम इस रेस के कुछ और वो देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं। मैक्स वर्स्टैपन जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कि फार्मूला 1 जो है 2022 की हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो जीती है, F1 रेस। दिस इज हिज, ये उनकी 28th रेस है जो कि उन्होंने जीती है, और 2022 में उनकी कंटिन्यूस 10th विन है जो कि उन्होंने 10वीं जीत जो है 2022 में हासिल करी है। अब इस रेस में बाकी कौन कौन सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे थे? लुइस हैमिल्टन सेकेंड पोजीशन पे थे, जॉर्ज रूसल जो है वो थर्ड पोजीशन पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन UPSC 2020. Consider the following statement. First is, the Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. Second question says that the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizen liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो है फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। ये जो 5 चीज़ें हैं आप इसको नहीं छेड़ सकते, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड पॉइंट सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशियल रिव्यू को कंसिडर जो जुडिशियल रिव्यू को एक जो इट प्रोवाइड्स द प्रोविजन फॉर जुडिशियल रिव्यू, दैट मीन्स दैट कि दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस करे जा सकते हैं टू सेफ गार्ड द सिटीजन, ठीक है, उनकी लिबर्टी, उनके आइडियल्स को प्रोड्यूस करने, उनके आइडियल्स को प्रिजर्व करने के लिए। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। Second statement is correct. Second option, that means only 2 is correct. क्यों करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट? इस वजह से क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का ये एग्जिस्ट करता है और फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स और डेमोक्रेसी पे बेस्ड है, ये कहाँ से निकल के आया था? जो केशवानंद भारती केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी है। Now we will look into some explanation of judicial review. Constitution does not explicitly provide judicial review but does it implicitly through Article 13 and 32. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन खुल के नहीं बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो होना चाहिए या उसका कुछ ऐसा प्रोविज़न हो, लेकिन आर्टिकल 13 और 32 जो है वो एक जुडिशियल रिव्यू का पॉइंट या फिर एक जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं? जो अब ये पॉइंट, ये जो चीज़ है ये न्यूज़ में क्यों थी? ये न्यूज़ में इस वजह से थी क्योंकि जो जैन कम्युनिटी है उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 एनफोर्स कर दो, टू एनफोर्स द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगेंस्ट द alleged conversion of its religious places by another sect of the same religion. This particular article or this particular judicial review is in news. Why? Because जो जैन कम्युनिटी है उन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज किया है और बोला है कि इसको हटा देना चाहिए, और जो सीजर का प्रोविज़न है, यानी कि जो टेम्पल्स हैं उनको टेम्पल्स रहने देना चाहिए, मॉस्क है मॉस्क रहने देना चाहिए। ये प्रोविज़न आया था, ये स्पेशल प्रोविज़न जो था इस एक्ट में डाला गया था कि मथुरा और अयोध्या को छोड़कर हर जगह पे जहाँ पे मॉस्क है मॉस्क रहेगा, टेम्पल है टेम्पल रहेगा, उसको तोड़कर कुछ नया मॉस्क या नया टेम्पल जो है वो नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन जैन कम्युनिटी ने इसको चैलेंज किया और बोला है कि इसको चेंज करना चाहिए
ताकि हाँ जहाँ पे पहले टेम्पल्स हुआ करते थे हम उस पर्टिकुलर मॉस्क को तोड़ के टेम्पल बना ले, और जहाँ पे मॉस्क हुआ करते थे उस पर्टिकुलर टेम्पल को तोड़ के मॉस्क बना ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया।